हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम लेकर आ रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के जो चारों एक्सटर्नल सब्जेक्ट हैं उन सभी चारों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के साथ में वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे ये 4 साल के होंगे, 2018-19 वाला, 2019-20 वाला, 20-21 वाला और 21-22 वाला। ये चारों के चारों जो पेपर हैं आए थे आपके एकेटीयू के एग्जाम में, उन चारों के सॉल्व्ड वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज जो है वो हमारा फर्स्ट वीडियो है और ये स्टार्ट करा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका, इस सब्जेक्ट का आज फर्स्ट वीडियो है और आज हम कंप्लीट कर लेंगे जो सेक्शन ए आया था इस पेपर के अंदर, उस पूरे के पूरे सेक्शन ए को सॉल्व। ठीक, यहाँ पर हम जो भी चीजें मैं बता रही हूँ आपको वो वाली ही चीजें लिखनी है, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस यहाँ पर जो लिखा है आप अच्छे से समझिए और अच्छे से उसको जाके एग्जाम में लिखाइए। बहुत अच्छे मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम सेक्शन ए का जो एक क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द टर्म ऑटोक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आया कहां से है, जो आपके सब्जेक्ट के अंदर है सेल सिग्नलिंग टॉपिक। ये सेल सिग्नलिंग या सेल सिग्नल, ठीक है, उससे आया है। सेल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, तो वहां से ये वाला टॉपिक लिया गया है। अब यहाँ पे जो सेल सिग्नलिंग होती है या जो सेल कम्युनिकेशन होता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन। तो वहां से ही ये दोनों के दोनों टर्म उठा के लिए गए हैं, ऑटोक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, अब ऑटोक्राइन और जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग जो है, सबसे पहले हम इनके बारे में लिखेंगे कि ये सेल सिग्नलिंग के टाइप्स हैं। ठीक है, क्योंकि उसको बताना है आपको कि हाँ मुझे पता है ये सेल सिग्नलिंग के टाइप हैं। इसके बाद में हम लिखेंगे ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है। अब देखिए, ऑटो का मतलब क्या होता है, अपने आप। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ यानी कि अपने आप। ठीक है, तो एक ये सेल है, एक जैसे हम यहाँ पर इधर बनाते हैं, जैसे सपोज करिए ये एक सेल है और इस एक सेल को, ये एक सेल है, इस एक सेल को खुद को ही कोई सिग्नल भेजना है। ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर इसको खुद को ही अगर कोई भी मैसेज भेजना है तो ये सेल खुद ही अपने अंदर से केमिकल निकालेगी और ये जो केमिकल हैं ये केमिकल इस सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर अंदर ही केमिकल रिलीज हुए और जहां पर भी इनको सिग्नल देना है, सपोज करो इसको न्यूक्लियस को सिग्नल देना है तो बाहर ये सिक्रेट हुए साइटोप्लाज्म में और अंदर जाके इन्होंने सिग्नल दे दिया। ठीक है, तो जब एक सेल खुद को ही सिग्नल देती है उसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग, क्योंकि ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, जो सेल इन दिस द सेल टारगेट इटसेल्फ। ठीक है, खुद को ही टारगेट करती है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि जो इम्यून सेल होती हैं वो खुद को ही सिग्नल देती हैं और खुद ही उनमें से केमिकल को रिलीज करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे जक्स्टाक्राइन सेल सिग्नलिंग में। जक्स्टाक्राइन सेल सिग्नलिंग में क्या होता है, जो एकदम नेबरिंग सेल होती है, यानी जो पड़ोसी सेल होती है, जो एकदम पास सेल होती हैं और जो एक पास होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये दोनों सेल एडजेसेंट है तो यहां से केमिकल ये निकले और ये केमिकल पहुंच गए यहाँ पर और इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं जक्स्टाक्राइन सेल सिग्नलिंग। ठीक है, तो ऑटोक्राइन मतलब उसने खुद को ही सिग्नल दिया है और जक्स्टाक्राइन मतलब उसने एक अपने पास वाली जो सेल थी उसको सिग्नल दिया है। तो ये हमारा ए जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। जो बी क्वेश्चन आया था ये आया था, नेम द ग्लैंड विच सिक्रीट वैक्स इन द ईयर। ठीक है, तो कान के अंदर जो वैक्स सिक्रीट होता है उसको कौन सी ग्लैंड बनाती है या कौन सी ग्लैंड बना के सिक्रीट करती है। ये जो ग्लैंड होती है हमारे ईयर के अंदर, इसका नाम होता है सेरियुमिनस ग्लैंड। ठीक है, ये जो सेरियुमिनस ग्लैंड होती है यही ही सिक्रीट करती है वैक्स ईयर के अंदर। अब ये जो सेरियुमिनस ग्लैंड है बेसिकली ये स्वेट ग्लैंड ही होती है, बस स्वेट ग्लैंड जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है और वही ही सेरियुमिनस ग्लैंड बन जाती है। ये जो स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई होकर सेरियुमिनस ग्लैंड बनाती है ये सिक्रीट करती है एक वैक्स और इस वैक्स को ही हम बोलते हैं सेरियुमिन। ठीक है, तो सेरियुमिन मतलब वैक्स और सेरियुमिन को या फिर वैक्स को सिक्रीट कौन करेगा, सेरियुमिनस ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो सेरियुमिनस ग्लैंड होती हैं ये सेरियुमिन को या वैक्स को सिक्रीट क्यों करती हैं, तो इसलिए करती है क्योंकि हमारे कान के अंदर धूल भी जा सकती है ना, डस्ट पार्टिकल्स भी जा सकते हैं, बाकी और भी कोई चीज जा सकती है हमारे कान के अंदर। और कान का जो इंटरनल ईयर होता है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, वहां पर जाकर कोई भी चीज नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए जो सेरियुमिन या वैक्स होता है वो क्या करता है, जब भी कोई धूल वूल हमारे कान के अंदर जाती है
तो ये उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है, इस वैक्स के अंदर चिपक जाता है और वो हमारे कान के अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। कोई भी अनवांटेड पार्टिकल जो है वो कान के अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं, जैसे कि डस्ट है ना, तो डस्ट वस्ट भी अगर कान के अंदर चला गया तो वो नुकसान कर देगा ना, हमारे जो बोन्स होते हैं मेलस इनकस स्टेपीज वहां पर चला जाएगा, है ना, तो वहां पर जाकर ये नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए जो सेरेमिन होता है वो सिक्रीट होता है। तो सी क्वेश्चन जो आया था ये आया था व्हाट इज हीमोग्लोबिन एंड व्हाट आर इट्स नॉर्मल वैल्यू इन ह्यूमन एंड राइट अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन बॉडी। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन इन्होंने एक ही क्वेश्चन में मिला के दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो है देखो इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ये लिख रहा है हीम तो यहाँ पे लिख लो हीम, और ये लिख रहा है ग्लोबिन तो यहाँ लिख लो ग्लोबिन। तो बेसिकली ये इन दोनों चीजों का ही बना हुआ होता है, हीमोग्लोबिन मतलब हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जो कि किस किस से मिलकर बनी होती है, एक तो होता है ग्लोबिन और एक होता है आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट, जिसमें आयरन होता है, और उस आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट को यानी जिसमें आयरन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हीम। इसीलिए इन दोनों को ही मिला के इसका नाम रखा गया है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये जब आरबीसीज बन रहे होते हैं ना तो ये आरबीसीज के अंदर ही बन जाता है। आरबीसी कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल वैल्यू जो होती है ह्यूमन के अंदर हीमोग्लोबिन की वो कितनी होती है। तो देखिए जो नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की वो मेल के अंदर अलग होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, और फीमेल के अंदर थोड़ी सी कम होती है। जैसे अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, जबकि फीमेल के अंदर अगर बात करें तो 12 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेंज कितनी होती है हीमोग्लोबिन की वो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या है हीमोग्लोबिन की, यानी हीमोग्लोबिन चाहिए क्यों ह्यूमन बॉडी को, काम क्या करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के ना 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला होता है कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से पूरी बॉडी के लिए, ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सबको ऑक्सीजन चाहिए, तो हीमोग्लोबिन जो होता है यही ही लंग्स से ऑक्सीजन को उठाता है और पूरे के पूरे बॉडी के सेल्स को पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, और जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सी और हीमोग्लोबिन, ये दोनों मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है यही ही ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कहां से, लंग्स से पूरे के पूरे बॉडी के लिए। ये एक और काम में इन्वॉल्व होता है, एक तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से पूरी बॉडी के लिए, दूसरा CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी से लंग्स के लिए, ताकि जितना भी CO2 हमारी बॉडी के अंदर बना है वो पूरा का पूरा हम एक्सहेल कर सकें, ठीक है, निकाल सके अपनी बॉडी से बाहर। तो एक्सक्रीशन के लिए ये जो CO2 होता है उसको पूरी बॉडी से उठाता है और लंग्स को दे देता है, ठीक है। जैसे अगर हम सिंपल वर्ड में समझे, यहाँ पर हम लंग्स लिख लेते हैं और यहाँ पर होल बॉडी लिख लेते हैं, ठीक है, होल बॉडी। तो ये क्या करेगा, ये लंग्स से उठाएगा O2 को यानी ऑक्सीजन को और कहां पहुंचा देगा, पूरी की पूरी बॉडी के लिए, ठीक है। पूरी बॉडी जब ऑक्सीजन को यूज करती है तो वो क्या बनाती है, फिर CO2 बनाती है बॉडी। अब ये जो CO2 बन गया ये इसको कहां पर ले जाता है, लंग्स के लिए, है ना, और लंग्स में जाके CO2 को लंग्स को दे देता है। लंग्स क्या करता है, बाहर निकाल देता है, सांस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये हुआ हमारा जो सी क्वेश्चन था वो कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन आया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंडोक्राइन और यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सोक्राइन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब भी आपसे एग्जामिनर डिफरेंस पूछे तो हमेशा उसको टेबल फॉर्म में बताया करो। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ाते हैं तो वो अच्छे नंबर्स नहीं देते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको हमेशा जब भी डिफरेंस पूछा जाए, जब भी अंतर पूछा जाए तो आपको अच्छे से टेबल फॉर्म में बताना है। तो सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास सबसे पहले तो डक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनके पास डक्ट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये सिक्रीट करते हैं स्वेट, एंजाइम, म्यूकस एंड सीबम। जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, इसका सिक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, हार्मोन, ठीक है। तो जब भी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करेंगे या रिलीज करेंगे तो ये अपने टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुंचते हैं, ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो सपोज करो ये है सेल और ये है टारगेट ऑर्गन जहां तक हमारा हार्मोन को जाना है। तो ये जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड ने
अगर हार्मोन रिलीज करा है, सपोज करो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करा है ना, तो इसने ग्रोथ हार्मोन ये कहां पर रिलीज करेगा, ब्लड के अंदर रिलीज करेगा, और ब्लड के अंदर ही, ब्लड के थ्रू ही होते हुए ये कहां जाएगा, अपने टारगेट ऑर्गन के पास, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई डक्ट नहीं होती, इसके पास खुद का कोई पाइप नहीं होता जिसके थ्रू ये चले जाए, तो इसीलिए ये ब्लड के थ्रू ही जाते हैं अपने टारगेट ऑर्गन के पास। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनमें क्या होते हैं, जैसे ये सेल है और ये टारगेट ऑर्गन है, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास अपनी खुद की ना ग्लैंड, अपनी खुद की डक्ट होती है, जो यहां से जैसे यहां तक ये कनेक्ट हो रही है, इनकी खुद की डक्ट। ठीक है, तो यहां से जब भी कोई भी, सपोज करो ये स्वेट ग्लैंड है, जो स्वेट बनाती है, जो पसीना बनाती है, तो ये सपोज करो स्वेट ग्लैंड है, तो ये जो स्वेट ग्लैंड है, ये जब भी स्वेट निकालेंगे, जब भी पसीना निकालेंगे, तो पसीना किसके थ्रू जाएगा, पसीना जाएगा इस डक्ट के थ्रू। ठीक है, पसीना यहाँ पे रिलीज हुआ और ये इस डक्ट के थ्रू आ गया अपने टारगेट ऑर्गन के पास। टारगेट ऑर्गन मतलब स्किन से बाहर निकलेगा, है ना, तो ये इस डक्ट के थ्रू बाहर निकलेगा। क्लियर हो गई होगी इतनी चीज। अब नेक्स्ट हम आते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड के, तो थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये क्या है, ये सारे के सारे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें तो जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज या फिर लिवर, ये हो गए एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑटोफेजी एंड ऑटोलाइसिस। ठीक है, सबसे पहले जब भी कोई टर्म आए इसको दो में तोड़ लो। यहाँ पर ऑटो का मतलब क्या है, ऑटो का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, सेल्फ, सेल्फ मतलब अपने आप। ठीक है, फेजी का मतलब होता है ईट, ईट मतलब खाना, तो ये अपने आप ही जो खा लेते हैं उनको बोलते हैं ऑटोफेजी। यहाँ पर ऑटो का मतलब क्या हो गया, सेल्फ, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन। तो देखो अब हम समझेंगे यहाँ पर दोनों का मतलब। ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ और ब्रेक डाउन का मतलब हो गया ब्रेक डाउन। जो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाए उनको बोलेंगे ऑटोलाइसिस, और जो खुद को ही खा ले उनको बोलेंगे ऑटोफेजी। जैसे यहाँ पर ये एक सेल है और इस सेल के अंदर कोई चीज ये खराब हो गई है ना, तो जब भी कोई भी चीज खराब हो जाएगी तो सेल क्या करेगी, सेल निकालेगी यहां से एंजाइम, ये एंजाइम निकल गए, और ये एंजाइम जाके इसको, ये जो भी पार्ट खराब हुआ है इस पार्ट को जाके एंजाइम जो है वो खा लेंगे। ठीक है, या हम जैसे लाइसोसोम के बारे में आपने सुना होगा, लाइसोसोम वाला भी यही ही मैकेनिज्म होता है। ये लाइसोसोम आया और लाइसोसोम क्या करेगा, अपने अंदर इसको एनगल्फ कर लेगा और इसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये तो होता है ऑटोफेजी। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जैसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसके किसी भी सेल के अंदर अगर कुछ भी चीज खराब हो गई है तो एंजाइम निकलेंगे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर एंजाइम निकल के और ये सेल के अंदर जाएंगे और जो भी चीज खराब हुई है उस चीज को ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, तो अगर सेल के अंदर अगर कोई चीज खराब हुई है और सेल के अंदर से ही एंजाइम निकल के उसको खा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम ऑटोफेजी। सेल के अंदर अगर कुछ खराब हुआ है लेकिन बाहर से, सेल के बाहर से एंजाइम आके इस खराब चीज को खा रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो टर्म दिया हुआ है ऑटोफेजी का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डाइजेशन बाय अ सेल। ठीक है, सेल जो है अपने आप ही कोई भी चीज को डाइजेस्ट कर लेती है, अपने आप ही किसी चीज को खा लेती है थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम ओरिजिनेटिंग विद इन द सेम सेल। मतलब उस सेम सेल के अंदर ही एंजाइम बनते हैं खाने के लिए। जबकि जो ऑटोलाइसिस होता है इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि जो चीज है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है ऑर्गेनिज्म सेल का, किससे, एंजाइम से, जो कि उस सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा जो इक्वेशन आया था वो सॉल्व। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट एनी टू फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के दो फंक्शन लिखने हैं। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन तो होता है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, आपको ये नहीं भूलना है बिल्कुल भी, ये जरूर लिख के आना है। नेक्स्ट राइबोसोम जो है वो एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं, राइबोसोम जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट को भी सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफरेंशिएट बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट। तो ये जो थिन एंड थिन फिलामेंट है ये लिया गया है जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं वहां से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जो उनका मतलब बहुत सारे मायोफाइब्रिल से मिलके बने हुए होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। ये जो स्केलेटल मसल हैं किससे बने हुए होते हैं, मायोफाइब्रिल से। और जो मायोफाइब्रिल हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, तो ये मिलके बने होते हैं सार्कोमियर से। अब ये जो सार्कोमियर है ना, ये सार्कोमियर बने होते हैं थिक एंड थिन फिलामेंट से, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये लिया कहां से गया है। और आपको ना थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा दूंगी क्या है, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
तो पहले हम पढ़ेंगे कि जो थिक फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए थिक फिलामेंट जो होते हैं ये बने होते हैं मायोसिन, और थिन फिलामेंट जो होते हैं ये बने हुए होते हैं एक्टिन के, ट्रोपोमायोसिन के और ट्रोपोनिन के। ठीक है, जो थिक फिलामेंट हैं ये केवल और केवल ए बैंड के अंदर ही आते हैं, जबकि जो थिन फिलामेंट हैं वो ए एंड आई दोनों बैंड के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये बाइसेक्ट होते हैं एक प्रोटीनेशियस लाइन से, जिसको हम एम लाइन बोलते हैं, यानी ये जो फिलामेंट है ये कटेगा किससे, एम लाइन से, जबकि जो थिन फिलामेंट है वो कटते हैं जेड लाइन से। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के बारे में हमने पढ़ा था वो बेसिकली था क्या। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्लू आपको दिख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, ये है थिन फिलामेंट। ठीक है, और ये जो आपको बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला रेड कलर का, ये जो रेड कलर का है ये कौन सा है, ये है थिक फिलामेंट। ठीक है, इतनी चीज आपको आ गई होगी समझ में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो थिक फिलामेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ ए बैंड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ए बैंड कहां तक होता है, यहां तक होता है। ये देखिए ये है ए बैंड। ठीक है, यहां पर देखिए ये क्या लिख रहा है, ये यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये लिख रहा है यहां पर ए बैंड। ठीक है, तो ए बैंड के अंदर ही है सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट। जबकि अगर हम थिन फिलामेंट की बात करें तो देखिए थिन फिलामेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है। ठीक है, तो ये आई बैंड के अंदर भी आ गया, ये होता है आई बैंड, ये आई बैंड के अंदर भी आ गया और ये ए बैंड के अंदर भी आ गया। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर आते हैं जो थिन फिलामेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि बाइसेक्ट किस किस से होते हैं, तो देखिए अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये है यहाँ पर एम लाइन, और इस एम लाइन जो है ये किस किस को तोड़ रही है, ये तोड़ रही है इसको थिक फिलामेंट को। ठीक है, जो रेड वाला है इसके बीच में ही तो है ये एम लाइन, और अगर हम जेड लाइन की बात करें तो जेड लाइन किसके बीच में है, इस ब्लू वाले पार्ट के बीच में। तो इसीलिए जो जेड लाइन है वो किसको बाइसेक्ट करी है, वो किसको तोड़ रही है, ये तोड़ रही है थिन फिलामेंट को। ठीक है, तो आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एक तो ए बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट होते हैं, जबकि जो थिन फिलामेंट होते हैं वो आई बैंड और ए बैंड दोनों के अंदर होते हैं। सेकेंड चीज आपको ये याद रखनी है कि जो थिक फिलामेंट होते हैं वो एम लाइन से बाइसेक्ट होते हैं, जबकि जो थिन फिलामेंट होते हैं वो जेड लाइन से बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहां पर ये आपको आई होप हो गया होगा अभी क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेम द लार्जेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट नर्व के बारे में पूछा है, तो सिएटिक नर्व जो होती है ये होती है लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट नर्व ह्यूमन बॉडी की, और ये कहां से कहां तक होती है, तो ये लोअर बैक से स्टार्ट होती है, फिर हिप्स के थ्रू होते हुए ये आती है नी में यानी कि घुटने में, और वहां पर जाकर इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं। और ये जो ब्रांचेस होती हैं ये फिर कहां कहां पर जाती हैं, तो ये एक्सटेंड करती हैं लेग में यानी कि टांग में, फुट में यानी कि पैर में, और फिर टोज में यानी कि जो पैरों के अंगूठे होते हैं वहां तक भी ये जाती हैं। ठीक है, तो यानी लोअर बैक से स्टार्ट होके और कहां तक जाती हैं, टोज तक जाती हैं। तो सबसे लंबी नर्व जो होती है वो सिएटिक नर्व होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट रेट। हार्ट रेट जो होता है उसका मतलब क्या है। सबसे पहले हार्ट रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हार्ट बीट का सिंपल सा डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है या हार्ट रेट होता है किसी भी एडल्ट का, वो होता है 60 से 100 बीट पर मिनट। ठीक है, हार्ट रेट जो होता है वो बेसिकली बेस्ड होता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स जितने कॉन्ट्रैक्शंस करेंगे उसको ही हम हार्ट रेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म आते हैं जो हार्ट रेट होता है उसके बेसिस पर, टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया किसको बोलते हैं, अगर हार्ट बहुत ज्यादा फास्ट बीट कर रहा है यानी बहुत जल्दी जल्दी बीट कर रहा है। ठीक है, यानी 60 से 100 से भी ऊपर पहुंच जा रहा है, 100 से ऊपर, जैसे 120 हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया, उसको क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। और अगर वो स्लो बीट कर रहा है यानी कि 60 से भी कम कर रहा है, 40 कर रहा है, 45 कर रहा है, 50 कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।